नमो नारायण। कहानी किस्सा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे आज़ादी के एक ऐसे भूले बिसरे पन्ने की कहानी जिसे अगर ठीक से समझा जाए तो वो शायद आज़ादी की लड़ाई का सबसे प्रभावशाली संघर्ष होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1946 में होने वाले रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी की। ये भारत की स्वतंत्रता संग्राम में एक वाटरशेड मूवमेंट है, फिर भी इसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं और बहुत कम बात करना चाहते हैं। तो रॉयल इंडियन नेवी जो थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की नेवी पावर का हिस्सा थी। जो चूंकि ब्रिटिश राज्य के अधीन था तो इसलिए रॉयल इंडियन नेवी कहलाता था, लेकिन उसके सभी रिसोर्सेज, उसकी मैन पावर भारतीय थे। वो भारतीय बंदरगाहों में थी केंद्रित, और ब्रिटिश नेवी में इसका एक अलग ही दर्जा था। भारत तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, इसका मतलब है ज़्यादा डीप सी पोर्ट्स थे। इंडियन और पैसिफिक ओशन को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिशर्स के लिए एक बहुत मौके की जगह थी, इसलिए इन्होंने इंडियन नेवी को, रॉयल इंडियन नेवी को बहुत अच्छे से डेवलप किया था। मोटे तौर पे ये बॉम्बे, कराची, कलकत्ता और मद्रास में केंद्रित थी और इस पर ब्रिटिशर्स बहुत नाज करते थे। इसमें 78 शिप्स थे, 20,000 से भी ज़्यादा नौसैनिक थे, नाविक थे, और 20,000 नेवल फोर्स जो थी, इसकी पूरी वफादारी जो थी ब्रिटिश सेना के साथ थी, ब्रिटिश राज्य के साथ थी। और शक्तिशाली ब्रिटिश राज्य को और शक्तिशाली बनाए रखने के लिए ये 20,000 नेवल सैनिक जो थे वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थे। ये विद्रोह कोई आइसोलेटेड या अचानक होने वाली घटना नहीं था। ऐसा नहीं था कि ऐसा बस अचानक एक दिन लोग उठे और ऐसे ही बस विद्रोह कर दिया। नेशनल आइडियोलॉजी का असर था। सुभाष बाबू ने जो आह्वान किया था सैनिकों को कि हमारी आप आज़ाद हिंद फौज में आ जाएं, उसका असर था। इसके अलावा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो इन्होंने सोचा था कि शांति से आके हमको अपनी जगह पे बैठने को मिलेगा, लेकिन वो ब्रिटिश जो थे, ब्रिटिश साम्राज्य जो था, ऐसा नहीं करने दे रहा था, उसका भी इनको असंतोष था। आजाद हिंद फौज के ऑफिसर्स कैप्टन शाहनवाज खान, गुरबख्श सिंह ढिल्लो और प्रेम कुमार सहगल और बाकी सैनिकों के साथ जो व्यवहार हुआ था, उससे भी नौसैनिकों की भावनाएं बड़ा उबाल खा रही थी, उनको बहुत नापसंद आ रहा था। लेकिन नेशनलिस्ट भावना को डाइल्यूट करने के लिए बार बार ये कागजों में लिखा गया और कहा गया कि नौसैनिकों ने हड़ताल करी क्योंकि उनको खाना घटिया मिलता था। हो सकता है ये भी एक वजह रही हो, कुछ लोगों के लिए रहा हो, लेकिन बाय एंड लार्ज ये नेशनलिज्म की भावना से प्रेरित एक विद्रोह था। तो बात यह है फरवरी 18, 1946 की। सबसे पहले बॉम्बे नेवल सेंटर के सैनिकों ने भूख हड़ताल कर दी। उनकी मांगें शुरू में एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित थीं, लेकिन जल्दी उसमें राष्ट्रवादी भावनाएं जुड़ गईं और जय हिंद, अंग्रेजों भारत छोड़ो जैसे नारे लगने लगे उनकी मेस में और यहाँ वहाँ। जल्दी यह संघर्ष सभी नेवल सेंटर्स में पहुंच गया। धरने, हड़ताल और कहीं कहीं सीधा संघर्ष भी हुआ। यद्यपि इस विद्रोह का कोई सीधा संबंध आजाद हिंद फौज से नहीं था, लेकिन उन सिपाहियों से, यानी आजाद हिंद फौज के सिपाहियों से और नेताजी की अपील जो थी सिपाहियों से और फौजों से, उसका असर नौसैनिकों पे जरूर था। वो खुलेआम आज़ाद हिंद फौज की जय के नारे लगाते थे, आज़ाद हिंद फौज के गाने गाते थे। भारतीय जनता में भी इसका जबरदस्त रिएक्शन हुआ था। बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास में खूब हड़तालें हुई, धरने हुए, प्रदर्शन हुए। स्टूडेंट्स, वर्कर्स, औरतों और सामान्य नागरिकों ने भी जगह जगह पिकेटिंग करी ब्रिटिश सरकार के विरोध में, और ब्रिटिश सरकार के ट्रूप से उनकी भिड़ंत होने लगी। ब्रिटिश सरकार में बैठे ऑफिसर्स को लगने लगा कि डोमिनो इफेक्ट की तरह ये जल्दी ही नेवी से निकलकर आर्मी और एयरफोर्स में भी पहुंच जाएगा। ब्रिटिश जो उनके स्पाई एजेंट्स हैं, उनका जो गुप्तचर विभाग था, उसने भी उनको यही बताया, रिपोर्ट दी कि अगर तुरंत इसे कुचला नहीं किया तो ये एक बहुत बड़ा जॉइंट मिलिट्री अपराइजिंग का रूप लेने वाला है और इस बात का बहुत गंभीर खतरा है और संभावना है। जल्दी ही लगने लगा कि हवा, थल सेना और वायुसेना तक पहुंचने वाली है। वाइस एडमिरल गॉडफ्रे फ्लैग ऑफिसर कमांडर रॉयल इंडियन नेवी के थे। उन्होंने कहा कि अब यह संतोष नहीं रह गया, ये एक फुल फ्लेजेड विद्रोह है और इसे बलपूर्वक दबाना ही होगा। इस विद्रोह का जो शोर था वो ब्रिटिश सरकार तक पहुंचा। ब्रिटिश वॉर सेक्रेटरी सर स्टोफर्ड क्रिप्स को ब्रिटिश संसद में आके कहना पड़ा कि भारत में भारतीय सेना अंग्रेजी अफसरों की बातें नहीं सुन रही है। ऐसी हालत में अगर उनको लंबे समय तक भारत पर राज्य करना है तो हमारे पास तो कोई सेना ही नहीं है। जो प्राइम मिनिस्टर थे, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने क्लेमेंट एटली को कहना पड़ा कि इस विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार को यह एहसास हो गया है कि ब्रिटिश सरकार के अपलिफ्टमेंट के लिए अब भारतीय सशस्त्र बलों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अंग्रेजों ने इसको जबरदस्त शक्ति से दबाया। रॉयल एयरफोर्स के क्राफ्ट कराची, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास के नेवल सेंटर्स के ऊपर से उड़ रहे थे, लेकिन उनको लगातार ये लग रहा था कि कभी कहीं भी जो एयरक्राफ्ट इंडियन पायलट्स उड़ा रहे हैं वो पाला बदल सकते हैं। विद्रोहियों के शिप्स को घेरने के लिए दूसरी वॉरशिप्स को मोबिलाइज कर दिया गया था।
धरना प्रदर्शन करने वाली जनता जो थी, जो नेवल ऑफिसर्स के पक्ष में कर रही थी, उन पर गोलियां तक चली। केवल बॉम्बे में 200 से ज़्यादा सिविलियंस मारे गए और 1000 से ज़्यादा घायल हुए, और ये एक बड़ा नंबर था क्योंकि ये जन विद्रोह नहीं था तब तक। अब हम इसके असर की बात करें तो इवेंचुअली इस विद्रोह को दबा दिया गया। विद्रोही नौसैनिकों का कोर्ट मार्शल हुआ, उनको जेल में डाला गया और नौकरी से निकाल दिया गया। लेकिन इस विद्रोह का एक दूरगामी असर हुआ। ब्रिटिशर्स को विश्वास हो गया कि अब भारतीय फौजियों पर विश्वास नहीं किया जा सकता, मतलब भारतीय फौजियों पर उनको अविश्वास हो गया। इस बात से ब्रिटिश लीडरशिप राटल हो गई और उनको अपना यहाँ पर एक खतरा, एक अंत सा दिखाई देने लगा। उनको लगने लगा कि 1857 का ये रिपीट टेलीकास्ट ना हो जाए। 1857 के मुकाबले ये होता तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फौजें जो थीं वो वही विद्रोह कर रही थीं और वो बहुत अच्छी तरह से अभी तक ट्रेन भी हो गई थी और संचार साधन बढ़ गए थे, जनता में एका आ गया था। तो ये उनको 1857 का रिपीट होते देख के उनको बड़ा डर लगा। दूसरी बात थी, जो ये नेवी थी ये चारों कोनों में थी देश के, तो ये जो अब की बार विद्रोह होता तो ये चारों कोनों से एक साथ उठता। तो इसका असर ये हुआ कि उन्होंने जो उनका भारत छोड़ने का प्लान था उसको एक्सपेडाइट किया। ये बात तब के ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे, एटली जो थे, उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे कही कि इस आंदोलन का असर अंग्रेजों के भारत छोड़ने पर बहुत गहरा हुआ। अब अगर आज हम इसके जियो पॉलिटिकल पक्ष को देखते हैं तो ब्रिटेन सेकेंड वर्ल्ड वॉर से थका हुआ था। उधर सोवियत यूनियन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के परिणाम स्वरूप पैदा हुई इस गड़बड़ी के माहौल में खुद को साम्राज्यवादी इंपीरियलिस्ट पावर को काउंटर बैलेंस करने वाली ताकत के रूप में सामने ला रही थी। यद्यपि यूएसएसआर ने खुले तौर पर इसका समर्थन नहीं किया था, लेकिन उसकी आइडियोलॉजी को बढ़ाने वाली भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने खुलेआम इसका समर्थन किया था। लेकिन एक बात सोचने की है कि जब ये संघर्ष हो रहा था तो हमारे देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस क्या कर रही थी। ये पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी थी, ये अपने आप को कर्णधार मानती थी भारत की आज़ादी की लड़ाई की, जो जननायकों से भरी हुई पड़ी थी, ऐसी कांग्रेस पार्टी कर क्या रही थी। तो जी बात यह है कि वो उससे उदासीन थे या एक्टिव रूप से इसका विरोध कर रहे थे। 3 मार्च 46 को गांधी जी ने इस आंदोलन को निशाना बनाते हुए कहा था कि अगर विद्रोही इस तरह से आज़ादी मांग रहे हैं तो ये दोगुना गलत काम है। आधा गलत काम क्या था वो नहीं पता चला, एक गुना क्या था, लेकिन ये दोगुना गलत काम है। और नेहरू जी ने कहा कि सेलर्स की शिकायतें सही हो सकती हैं, लेकिन मैं इस आंदोलन की संग खड़ा नहीं हो सकता हूं। सरदार पटेल का ख्याल था कि जब आज़ादी का जहाज किनारे आने को है तब ऐसे विद्रोह का कोई मतलब नहीं है, ये तो गुंडागर्दी है। जबकि अरुणा आसफ अली जैसे जो नेता थे वो उसका समर्थन भी कर रहे थे। अब ये कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही थी? क्योंकि अगर हम पूरा कांग्रेस का इतिहास उठाकर देखें तो जो कांग्रेस का एजेंडा होता था, जो उसका प्लान होता था, उसके अलावा वो हर एक का विरोध करते थे और उसके संग नॉन कॉपरेशन करते थे। कभी कभी एक्टिवली उसको सबोटेज भी करते थे, चाहे वो क्रांतिकारियों का हो, चाहे ये हो, चाहे आज़ाद हिंद फौज हो। अब इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये हो सकती है कि सिंपली वो एक पॉलिटिकल पार्टी थे, वो सोचते थे इतनी बड़ी चीज़ हो तो उसका श्रेय हमको मिलना चाहिए, तो उसके बाद के पॉक्स भी हमें मिलेंगे, सत्ता भी हमें मिलेगी। या दूसरी एक चीज़ हो सकती थी कि शायद उनको सचमुच लगता था कि हमारी आइडियोलॉजी से अलग कुछ ठीक नहीं है। या तीसरी, जो कि मैं सोचती हूँ कि एक बिल्कुल असंभव सी संभावना है, जो लोग ये कहते हैं कि उनका ये इरादा ही नहीं था कि समय से पहले आज़ादी मिल जाए देश को। वो तो अगर ब्रिटिशर्स अपने अंदरूनी कारणों से, जियोपॉलिटिकल वजहों से नहीं जाते तो शायद वो उसको ऐसे ही इंटरिम स्वराज की तरह साथ साथ आगे बढ़ाते रहते। जो भी हो, ये जो हमारा नेवल म्यूटिनी थी, ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी जिसके बारे में हमें जानना चाहिए और इस पर और ज़्यादा रिसर्च होनी चाहिए कि इसके क्या परिणाम हुए, क्या जियोपॉलिटिकल परिणाम हुए और क्या इंटरनल परिणाम हुए। ये कहानी आज यहीं पे ख़त्म करते हैं और जब तक अगली कहानी के लिए दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।